हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2023 का सेट 1 है। 65C1 कोड है। तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम आया था, पेपर आया था, वो अपना आंसर्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो इसका सेक्शन ए वाला पार्ट अभी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो देखिए, मैथ्स का पेपर है। कैसा गया एग्ज़ाम ये भी ज़रूर बताइएगा आप। तो यहाँ पे ये जनरल इंस्ट्रक्शंस थी। सेक्शन ए के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, सेक्शन ए में MCQs है 1 मार्क्स वाले। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ए 6 गिवन था आपको। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए आपको फाइंड करना था। तो सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट ए गिवन है और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए, कौन सी प्रॉपर्टी लगनी थी इस क्वेश्चन में। तो अगर डिटर्मिनेंट ए 6 है और ये आपको फाइंड करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अगर आता होगा, ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए एन होता है। तो अगर यहाँ ये डिटर्मिनेंट 2 पे लगा हुआ ना, इस पे भी और इस पे भी, तो इस पे अलग लग जाएगा और इस पे अलग लग जाएगा। तो सिर्फ इस पे जब लगेगा एडजॉइंट ए पे, तो ये जो डिटर्मिनेंट ए होगा वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ n था तो एक पावर नीचे आ गई ना, तो यानी n-1 पावर लग जाती है। तो जब सिंगल एडजॉइंट ए पे डिटर्मिनेंट होता है तो डिटर्मिनेंट ए पे n-1 होता है, और इन दोनों पे डिटर्मिनेंट होता है तो डिटर्मिनेंट ए n होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से ये निकलता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना था। तो जिस बच्चों ने ये फॉर्मूला लगाया उसका आंसर सही आएगा। एंड कमेंट करके बताना आपका आंसर क्या आया इसमें। तो डिटर्मिनेंट ए की कितना गिवन है आपको, 6 वैल्यू गिवन है 6। एंड एन यहाँ पे ऑर्डर आपको गिवन था। एन क्या होता है, ऑर्डर 3 गिवन है। ठीक है, तो एन में 3 रखा और -1 किया, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। 6 की पावर 2 यानी 36 इसका आंसर है। तो कमेंट करके बताना आपका आंसर ठीक है कि नहीं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना था, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन था। sin 3x का इंटीग्रेशन करना था 0 to π/6 में। तो यहाँ पे आपको sin 3x का पहले इंटीग्रेशन करना तो आता ही होगा। cos 3x होता है नेगेटिव में, और फिर यहाँ 3x है तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि 3x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है ना x का, तो 3 नीचे आ जाएगा। अब लिमिट लगा देंगे 0 to π/6। तो ये 1/3 तो आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -1/3, एंड लिमिट इस पे लग जाएगी। ठीक है, अब आपको पहले अपर लिमिट पुट करनी है। x के प्लेस में कितना रखेंगे, π/6, 3 एज इट इज़ इंटू π/6 माइनस cos 3, x की जगह क्या रखना है, 0। तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं x की जगह, इसमें जहाँ x है 3 तो एज इट इज़ आएगा ना, एंड फिर माइनस करके इसी में लोअर लिमिट रखते हैं x के प्लेस में। तो cos 3 x की जगह 0 रखा, तो देखो ये तो आ जाएगा, ये थीटा 3x पूरा थीटा है ना आपको, तो ये कैंसिल हो सकता है। तो 3 2 6 π/2, cos π/2 की वैल्यू सबको पता होगी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। एंड यहाँ पे देखो ये कितना बन जाएगा, जब ये पूरा थीटा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 बन जाएगा ना यहाँ पे, 3 को 0 से करोगे तो। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एंड बाहर कितना था, -1/3, तो -1 यहाँ -1 बचा, और ये 1/3 मल्टीप्लाई में है, तो 1/3 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1/3 आ जाएगा, और 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो किस किस का आंसर 1/3 आया, कमेंट करके बताइएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट था सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ डिटर्मिनेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस बी, ये सब यूनिट वेक्टर्स है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और ए प्लस बी ये यूनिट वेक्टर्स है। एंड थीटा इनके बीच का एंगल है, और आपको बोला है कि थीटा की वैल्यू निकालिए। तो देखिए, ए और बी अगर यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ए प्लस बी वो भी यूनिट वेक्टर है, तो उसका टोटल भी कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब भी आपको ऐसा कोई प्लस या माइनस में वेक्टर गिवन होता है, तो आपको उसे क्या करना होता है, एक्सपेंड करना होता है, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगानी होती है। तो देखिए कैसे करना था इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपको a प्लस बी सिंगल दिया है ना, तो आप ना इसको एक और ले लो डॉट के साथ। ठीक है, a प्लस बी का ही डॉट हमने a प्लस बी के साथ ले लिया। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती होगी वेक्टर्स में। तो पहले ये वेक्टर a इस वेक्टर a के साथ डॉट में आएगा, फिर प्लस, फिर ये वाला वेक्टर a वेक्टर b के साथ डॉट में, फिर प्लस b की टर्न
बी ए के साथ डॉट में आ जाएगा और बी बी के साथ डॉट में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी प्रॉपर्टी बताओगे, ए डॉट ए जो होता है, ए डॉट ए क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट ए होता है आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा क्या है, ए और ए के बीच में 0 डिग्री है ना, ए और ए का थीटा कितना होगा, 0 होगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 बार आ गया ना, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, ये याद रखना। तो पहले तो हमें ए प्लस बी बोला था क्वेश्चन में यूज़ करना है, तो हमने क्या करा, सिंगल तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो डॉट के साथ एक और ए प्लस बी ले लिया। अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया, दो इनमें पूरा डॉट लगा के, तो ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे वेक्टर बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेम यही फॉर्मूला लगा के। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है, तो बी डॉट ए को आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी, है ना, चाहे ए को आगे लिख दो बी को बाद में, है ना, तो ये ए डॉट बी कितने ए डॉट बी हो जाएंगे, 2 ए डॉट बी। तो जब भी ऐसा कुछ आए आपको ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो आपको यही करना चाहिए, एक और इसके जैसा ले लेना चाहिए, एंड देन आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, और जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का ये रूल होता है कि ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। अब यहाँ भी तो यही लग रहा है, ये पूरा देखो सेम टू सेम, जब सेम सेम के साथ डॉट में होता है तो वो एक बार लिख के स्क्वायर लग जाता है, तो ये इसी के साथ डॉट में है ना, ये बिल्कुल इसके जैसा ही तो है, तो यानी इस पर भी ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी ए प्लस बी जो है वो 2 बार है, तो उस पर ऐसे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका मैग्नीट्यूड भी कितना दिया हुआ, ए प्लस बी अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 आएगा, एंड इस पर स्क्वायर है, ऐसे ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी 1 आएगा मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर नहीं, इसका मैग्नीट्यूड, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 1, बट इनको 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये मैग्नीट्यूड थोड़ी ना है, ये तो वेक्टर है, जब मैग्नीट्यूड लग जाएगा तब 1 लिखना है। ठीक है, अब ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, एंड 2 ए डॉट बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये 2 अगर यहाँ जाएगा तो 1 में से 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इस साइड आके, तो है ना, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा, 2 ए डॉट बी आपका -1 आ गया। अब आपको क्या करना है, पहले तो 2 को यहाँ लेके जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, अब ये -1/2 आ गया, ए डॉट बी आपका -1/2 आ गया। आपको तो एंगल निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, आप डॉट को खोल दो, ए डॉट बी को कैसे खोलोगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, डॉट है तो कॉस थीटा, और इक्वल में -1/2। अब ये भी यूनिट वेक्टर है, 1 हो जाएगा, ये भी यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड लग गए ना, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा यहाँ 1 1, तो ये तो कॉस ही थीटा आएगा, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, -1/2। अब कॉस थीटा का ये जो माइनस है ये बाहर ले लिया, हाफ कब होता है कॉस थीटा, कॉस π/3 पे, कॉस 60 पे कितना होता है, हाफ होता है ना, तो ये माइनस एज इट इज़, हाफ की जगह हमने लिख दिया कॉस थीटा, तो कॉस π/3 पे हाफ होता है, क्योंकि यहाँ कॉस है तो इसको भी कॉस में बदल दिया। अब आपको नेगेटिव कॉस π/3 आया अगर, तो आप क्या करोगे, इसका क्वाड्रेंट देखोगे, कॉस कहाँ पे नेगेटिव होता है, कॉस इस सेकंड क्वाड्रेंट पे आपका नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, π - थीटा, है ना, थीटा कितना दिया हुआ आपको π/3, तो सेकंड क्वाड्रेंट π - π/3 हो जाएगा, तो वहाँ पे ये कैसा मिलेगा, नेगेटिव, यानी कि अगर ये कॉस π - π/3 वाले क्वाड्रेंट पे होता तो ये माइनस कॉस π/3 मिलता, तो ये तो 11th का रूल है ना, माइनस कॉस π/3 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस π - π/3। अब आपको देखो कॉस से कॉस कट गया, तो थीटा कितना आ जाएगा, π - π/3 यानी 2π/3, तो थीटा की वैल्यू आपकी 2π/3 आ जाएगी। तो किस किस ने ऐसे किया ये, वैसे तो इतने सारे स्टेप नहीं करने थे, आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि ए प्लस बी इसके बराबर होता है, और ये ज़रूर इसको आपको याद ही रखना होता है कि ये इतना आएगा। ठीक है, और फिर सबकी वैल्यूज़ रखनी होती है, एंड देन सिंपल क्वेश्चन, ए डॉट बी का फॉर्मूला खोलो तो उससे एंगल निकल जाएगा। एंगल के लिए बस थोड़े से क्वाड्रेंट के जो रूल होते हैं वो आपको लगाने थे। -1/2 है ना, तो ये π/3, कई बच्चे π/3 लिख के आ गए होंगे, वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कॉस π - π/3 पे माइनस कॉस π/3 होता है, तो वैल्यू कितनी आएगी थीटा की, 2π/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है इसमें ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन किस किस ने टिक किया क्वेश्चन नंबर 3 का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई
कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो आपको आई वेक्टर की प्रोजेक्शन इस पूरे वेक्टर पे निकालनी थी। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला अगर आता होगा तो आपने सिंपली इसको कर लिया होगा। देखो कैसे करना था। तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या यूज़ करना था। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, उस प्रोजेक्शन ए की बी पर अगर डालनी होती है तो जिसकी प्रोजेक्शन जिस पे डलती है, तो ए की प्रोजेक्शन बी पे डली ना, तो ए का तो वेक्टर होगा, और जिस पे ऑन का मतलब जिस पे प्रोजेक्शन डलती है उसका सिर्फ यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो ए ऑन बी बोला है तो ए का वेक्टर लो और बी का यूनिट वेक्टर। अगर बी ऑन ए बोलते हैं, बी वेक्टर ऑन ए प्रोजेक्शन, तो बी का पूरा वेक्टर लेते हैं और ए का यूनिट वेक्टर लेते हैं। ये प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। तो बी का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, बी के वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। कोई भी यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, उसका वेक्टर अपॉन उसका यूनिट वेक्टर। बट वेक्टर ए तो ऑलरेडी वेक्टर है ना, बी यूनिट वेक्टर को हमने खोल दिया, बी वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड। सेम यही फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। यहाँ पे मान लो ये ए वेक्टर है और ये पूरा बी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए का प्रोजेक्शन बी पर। तो ए तो ये है, पहले ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर पूरा ये, बी वेक्टर पूरा ये, डॉट लग गया बीच में, और नीचे बी का मैग्नीट्यूड। बी ये अगर पूरा है तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके जो स्केलर पार्ट होते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, ये यहाँ 2, उनके स्क्वायर कर देते हैं। ये तो सबको आता होगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्केलर्स का स्क्वायर करो और प्लस करो, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एंड डॉट प्रोडक्ट भी आता होगा सबको करना। इस वाले वेक्टर का अगर इसके साथ डॉट निकालना है तो इसका स्केलर 1 है, इसका स्केलर कितना है 1 है। तो डॉट निकालने के लिए स्केलर को स्केलर से, आई के स्केलर को आई के स्केलर से मल्टीप्लाई करो, फिर जे के स्केलर को जे के साथ, जे का यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो ज़ीरो को इसके 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसका के वाला भी कुछ नहीं है तो उसका 0 है, मतलब इंटू 2 करोगे एंड बीच में प्लस करोगे तो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट। और नीचे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो ये √6 आ जाएगा। अब ऊपर तो सिर्फ 1 आया तो 1/√6। तो ये प्रोजेक्शन का फॉर्मूला अगर आता होगा तो कुछ नहीं करना, पहले ऊपर डॉट निकालना है एंड देन इसका मैग्नीट्यूड रखना है। एंड डॉट निकालना आपको समझ आ गया होगा। अदरवाइज़ क्या करके आए हो आंसर बताना, 1/√6 आया कि नहीं आया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, 1/√6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड द एल्डर चाइल्ड इज़ अ गर्ल, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स इज़। तो एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और उसमें से एल्डर चाइल्ड एक गर्ल है, ये गिवन है आपको। एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स, कि दोनों बच्चे गर्ल्स हो। तो एक तरह से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है कि गिवन आपको है कि एल्डर चाइल्ड गर्ल होनी चाहिए और बाद में क्या निकालना है कि बोथ चिल्ड्रन गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए, कंडीशन करने के लिए आपको पहले तो पूरे टोटल आउटकम्स बनाने पड़ेंगे। अगर 2 चिल्ड्रन है तो या तो दोनों बॉय होंगे, या एक बॉय पहले बॉय होगा फिर गर्ल होगा, या पहले गर्ल बाद में बॉय होगा, या दोनों गर्ल होंगी, है ना। ये 4 ऑप्शंस बनेंगे। अब आपको गिवन क्या है, एल्डर चाइल्ड इज़ अ गर्ल। तो ए मैंने एक इवेंट मानी जिसमें एल्डर चाइल्ड गर्ल है, और बी एक इवेंट मानी कि जिसमें बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स है, ठीक है। तो पहले मैं ए की प्रॉपर्टी अगर निकालती हूँ, एल्डर चाइल्ड गर्ल, एल्डर मतलब जो पहले आएगी वो गर्ल होगी, बड़ी, है ना। तो यहाँ तो बॉय पहले आया, यहाँ भी बॉय पहले आया, तो यहाँ पे देखो गर्ल और बॉय में से गर्ल पहले है तो वो एल्डर है ना। ऐसे यहाँ भी गर्ल में ये भी एल्डर है ना। तो ये 2 ऑप्शन बन रहे हैं। अगर मैं एक ही इवेंट की प्रॉपर्टी निकालूं एल्डर चाइल्ड गर्ल की, तो ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें गर्ल पहले है, इसमें भी गर्ल पहले है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 2/4, क्योंकि 4 ऑप्शन है तो टोटल 4 है। तो यानी 1/2 ए की प्रॉपर्टी जो हमें गिवन है। एंड बी हमने माना क्या है, बहुत गर्ल्स होनी चाहिए, तो गर्ल्स वाला ऑप्शन तो सिर्फ यही आएगा, है ना, जिसमें दोनों गर्ल हो। तो यानी ए की ऑप्शन आएगा 1/4, तो इसकी प्रॉपर्टी 1/4। और अगर मैं बी और ए में कॉमन प्रॉपर्टी बोलूँ, बी और ए में कॉमन प्रॉपर्टी, तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी कि देखो दोनों में कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है कि इन्होंने बोला कि एल्डर चाइल्ड गर्ल हो और बहुत गर्ल, तो यानी कि इन दोनों में ए और बी में, अगर ए और बी में ढूंढे, अगर हम ए में देखो ये दोनों आ रही है और बी में ये आ रही है, तो दोनों में ये चीज़ दोनों में कॉमन आ रही है ना, तो यानी दोनों का कॉमन क्या है 1/4। एक ही तो है ये वाला कॉमन, दोनों ए में ये पूरा आ रहा था, ये दोनों, बी में सिर्फ ये आया, तो कॉमन क्या आया, यही तो आया, तो यानी 1/4 आ गया, है ना। अब आपको क्या बोला है कि पहले आपको निकालनी किसकी है, बोथ आर गर्ल्स,
बोथ आर गर्ल्स यानी बी की निकालनी है, लेकिन गिवन क्या है कि एल्डर गर्ल हो, तो बी की ए में से निकालनी है। तो इसको करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। तो एक तो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बी की आफ्टर ए गिवन ए है और बी निकालनी है। पहले गिवन ये थी ना एल्डर चाइल्ड गर्ल, वो ए इवेंट थी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। बी की हमें गर्ल्स की निकालनी है, बट ए के बाद पूरे में से नहीं निकालनी, ए में से, यानी ए अब सैम्पल स्पेस है बी के लिए, ठीक है। तो उसी को कंडीशनल कहेंगे। तो जब ऐसा करते हैं तो जो दोनों में कॉमन प्रोबेबिलिटी होती है वो तो ऊपर रखेंगे, और जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो नीचे रखते हैं। इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर बी बाई ए निकालनी तो पहले तो कॉमन ऊपर रखोगे, और जो हो चुकी है उसको सैम्पल स्पेस मान लोगे उसकी प्रोबेबिलिटी को, तो वो ठीक है। अगर ए बाई बी होता है तो कॉमन तो ऊपर ही आएगी ए इंटरसेक्शन बी, बट नीचे किसकी आ जाएगी, बी की, ठीक है। तो अभी तो ए की आएगी क्योंकि ए हो चुकी है ना, तो ए सैम्पल स्पेस है। अब ए की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हाफ आई, ठीक है, और बी इंटरसेक्शन ए जो दोनों में कॉमन प्रोबेबिलिटी थी वो ये थी, तो वो कितनी आई है 1/4। अब ये 1/4 फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, तो ये वाला फ्रैक्शन तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये कट गया तो ये हाफ आ जाएगा, ठीक है। या तो एक और तरीका है कि अगर मेरे को जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करनी हो तो मैं जो गिवन होती है, कितनी इवेंट है गिवन, ये 2, ठीक है, उसके नंबर तो नीचे रखते क्योंकि सैम्पल स्पेस तो अब हमारा ये बन गया ना एल्डर चाइल्ड गर्ल, तो उसके नंबर कितने आए थे, 2 आए थे ना। और जिसकी निकालनी है ये निकालनी है गर्ल्स की, बट किस में से निकालनी थी, ए में से, तो ए के नंबर नीचे और बी के नंबर ऊपर। तो नंबर ए में कितने आए थे, 2 आए थे, और बी में कितने आया है, सिर्फ यही तो आया एक, बहुत गर्ल्स वाला तो यही वाला ऑप्शन है ना। तो इसमें भी 1/2, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। तो 1/2 इसका आंसर है ऑप्शन सी। करेक्ट कर बताना जरा किसने सी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ये आपका वेक्टर में से है। तो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट आपको दिया 2 - 4 5 एंड गिवन है कि पैरेलल है ये लाइन इस लाइन के। तो एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन बनानी है जिसका हमें एक पासिंग पॉइंट दिया है, और बोला है ये ना जो लाइन है जो हमें निकालनी है जिसकी इक्वेशन, वो एक और लाइन के पैरेलल है। तो यानी कि जब भी कोई लाइन एक पासिंग पॉइंट से जाए तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो डायरेक्शन देने के लिए ये वाली लाइन दे दी इन्होंने कि वो जो लाइन निकालनी है वो पैरेलल है इसके। तो जो भी ये लाइन है इसके डायरेक्शन रेशो जो होंगे, ये डायरेक्शन रेशो होते हैं ना, वो इस एक्चुअल में इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशो होंगे, क्योंकि ये लाइन इसके ही पैरेलल है। तो इसके पहले आप डायरेक्शन रेशो निकालोगे, और फिर आपको वो लाइन, उस लाइन का पासिंग पॉइंट भी पता है, और डायरेक्शन रेशो इस लाइन की हेल्प से निकल जाएंगे। तो आप उस लाइन की क्या बना सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो आपको लाइन का पासिंग पॉइंट दिया हुआ 2 - 4 5। तो अगर लाइन का पासिंग पॉइंट दिया हुआ है तो हम इससे वेक्टर बना सकते हैं 2i कैप - 4j कैप + 5k कैप। जो पासिंग पॉइंट होता है उसे हम वेक्टर ही कहते हैं, ठीक है। तो इसके पॉइंट से हमने इसका वेक्टर बना दिया। अब देखो बी वेक्टर हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें जो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होता है वो कहाँ से मिलेगा, इस वाली लाइन की इक्वेशन से जो हमें गिवन है। एक्चुअल में कोई भी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो सबको पता है x - x 1/a, y - y 1/b, z - z 1/c। तो ये जो ए बी सी होते हैं इन्हें हम डायरेक्शन रेशोज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्शन रेशोज़। तो जो आपको ये लाइन गिवन है ना, उसके जो डायरेक्शन रेशोज़ होंगे वही जो हमें बनानी है जिस लाइन की इक्वेशन, उसके भी डायरेक्शन रेशो वही होंगे। तो पहले तो आप देखो क्या ये लाइन अपनी जनरल फॉर्म में है। जनरल फॉर्म तो मैंने अभी बताई ना, ये होती है x - x1 y - y1 z - z1 और नीचे ABC। तो देखो सब में बीच में माइनस होना चाहिए और y x और z आगे होने चाहिए, जबकि यहाँ पे आपको x तो आगे दिख रहा है, y लेकिन यहाँ आगे थोड़ी ना है, तो अपनी जनरल फॉर्म में नहीं है ये वाला पार्ट। तो आपको जनरल फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो देखो पहले तो x होना चाहिए, फिर माइनस होना चाहिए। अब देखो ये +3 है, तो अगर मेरे को माइनस लाना है यहाँ पे तो अंदर -3 लेना पड़ेगा, है ना, तभी तो +3 बनेगा। तो आपको जनरल फॉर्म बनानी है, तो यहाँ माइनस है जबकि यहाँ प्लस है, तो इसलिए मेरे को यहाँ ये -3 लेना पड़ा ताकि ये x + 3 ही बन जाए। फिर y आगे आना चाहिए जबकि यहाँ y बाद में है, तो y अगर आगे लाऊंगी और प्लस का चाहिए ना, x y z तीनों किसके होने चाहिए, प्लस के होने चाहिए। तो यानी y तो माइनस का है, तो उसको अगर मैं आगे लाती हूँ y प्लस का करती हूँ तो मुझे माइनस बाहर कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से, पूरे में से 4 - y में से।
तो अगर हम y कॉम माइनस बाहर लेते हैं तो y तो प्लस का हो जाएगा और 4 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो y प्लस का हो जाएगा और 4 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब जो ये माइनस हमने बाहर लिया होगा वो एक्चुअल में कहाँ लिख देंगे, हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ जस्ट 2 था ना ये, तो ये -2 बन जाएगा। और फिर z माइनस होना चाहिए। अब देखो यहाँ माइनस लगाना है क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ अंदर -8 आ जाएगा। अगर माइनस ही लगा होता तो अंदर सिर्फ 8 आता, ठीक है। बट यहाँ देखो माइनस आना चाहिए, तो हमें यहाँ पे +8 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस दिया है तो यहाँ अंदर -8 लिखना पड़ेगा। तो वैसे ऊपर वाले से तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ना, बट ये ध्यान रखना XYZ ये पॉजिटिव होने चाहिए, XYZ। तो क्योंकि ये y नेगेटिव था तो इसलिए इसका माइनस हमने कॉमन लिया, और जो माइनस हमने बाहर लिया होगा वो नीचे लग जाएगा। तो देखो अगर आपने 2 डायरेक्शन रेशो लिख दिया होगा ना इसका, तो गलत हो जाएगा। अब बहुत से बच्चों ने 2 लिख के आए होंगे, इसको जनरल फॉर्म में नहीं लिखा होगा, तो ये जनरल फॉर्म में लिखना था पहले। अब इससे इसके हमें डायरेक्शन रेशो मिल गए 3, -2 और 6। अब ये जो डायरेक्शन रेशो इस लाइन के आए हैं ना, वो क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसलिए ये डायरेक्शन रेशो इसके भी बन जाएंगे 3, -2, 6। तो इसका डायरेक्शन वेक्टर बना लोगे इस पॉइंट्स की हेल्प से, 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप बन गया। अब आपको लाइन की कोई इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसका पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा उसका डायरेक्शन वेक्टर, ये लाइन की इक्वेशन होती है जब आप उसका एक पासिंग पॉइंट दिया होता है, ठीक है। तो वेक्टर ए हमने बना लिया, ये लिख देंगे, और प्लस लैम्डा वेक्टर भी हमें यहाँ से मिल गया था, ये है ना, तो ये हमने पूरा यहाँ रख दिया। अब देखो मैच करो, ये 2, -4 और 5 होना चाहिए, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ तो -2 आ रहा है, 2 प्लस का यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। अब देखो 2, -4 + 5 ये ठीक है, प्लस लैम्डा, और उसके बाद क्या होना चाहिए 3, -2, 6, 3, -2, 6, यस ये ठीक है आपका बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का 2 हो गया, तो इन्होंने गड़बड़ कर दी ना, इसको ही देख लिया। तो बच्चे अधिकतर बच्चे ये वाला करके आए होंगे, क्यों, क्योंकि हाँ उन्होंने देखा 3, 2, 6 है, जबकि ये देखा नहीं है जनरल फॉर्म है। तो ये देखो सी ऑप्शन गलत है, बी आंसर होना चाहिए इसका, क्योंकि ये -2 है ना, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशो हमारे 3, -2 और 6 आए हुए थे, ठीक है। तो किस किस बच्चे ने बी ऑप्शन किया है इसका मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड एग्ज़ाम कैसा गया आपका ये भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ x आर द डिटर्मिनेंट्स एंड डैश आर इक्वल, यानी ये वाला डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, x क्या हो सकता है अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल हो। तो कुछ नहीं करना, ये तो सिंपल क्वेश्चन था हमारा। तो अगर ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है तो ये इक्वल इसके हैं, तो ये ब्रैकेट नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, ये याद रखना। अगर ये ब्रैकेट होती ना ऐसे वाली तब तो ये मैट्रिक्स होता है। ये बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कई बार, क्या करेंगे कि ये इसको इसके बराबर कर देंगे, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ये ब्रैकेट होती यानी मैट्रिक्स होता तब तो आप कह सकते थे कि 2x किसके इक्वल है 10 के, है ना। बट क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किए जाते हैं, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है ना, तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस करके पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस आता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसका माइनस भी लगाएंगे, बीच में माइनस हमारा फॉर्म, पहले ये वाला लिखना होता है मल्टीप्लाई में, फिर माइनस, फिर ये वाला लिखना होता है, इसका माइनस है तो वो भी लिखोगे, और यहाँ फॉर्मूले का माइनस भी लिखोगे। सेम ऐसे ये 10 को 2 से किया, फिर माइनस हमारे फॉर्मूले का, और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी माइनस है, अंदर लिख दिया। अब ये 2x स्क्वायर, 3 5 जा 15, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में 2 माइनस तो प्लस हो जाएंगे। 10 2 जा 20, 3 1 जा 3, यहाँ भी 2 माइनस है तो प्लस हो गया। 23, 15 प्लस में से यहाँ माइनस हो जाएगा तो 8, और 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 4, यानी x स्क्वायर अगर 4 है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा ना, और रूट का आंसर प्लस में और माइनस में दोनों में आएगा, तो √4 का आंसर क्या होगा, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, अब रूट है तो प्लस में और माइनस में दोनों आंसर आएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +-2, ठीक है। तो किस किस ने ये आंसर लिखा है कमेंट करके बताइएगा। डी ऑप्शन है 7th क्वेश्चन का आंसर। 8th क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इन द मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स गिवन था इसमें आपको को फैक्टर बनाना था, किसका को फैक्टर बनाना था, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का। तो देखो सिंपल था क्वेश्चन, को फैक्टर बनाना था आपको सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी ये निकालना था। तो कोई भी को फैक्टर अगर निकालना होता है तो हम पहले तो -1 लेते हैं, फिर उसमें ये i और जो j होते हैं, ये aij है ना, ये aij है, तो -1 लेके i + j करना होता है, और फिर साथ में माइनर लेना होता है उसी वाले का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है को फैक्टर निकालने का।
तो यहाँ पे देखो -1 लिया, आई और जे क्या है 2 और 3, तो उनको प्लस करना होता है, और फिर ये माइनर आई जे लेना होता है। माइनर आई जे देखो कैसे बनेगा, किस वाले का लेना है मुझे, सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम। सेकेंड रॉ कौन सी है, ये वाली, और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो यानी कि मेरे को ये वाला जो है 0, इसका मुझे कोफैक्टर बनाना था, तो इस वाले की मैं रॉ जो जहाँ पे ये आ रहा है इसकी रॉ और ये इसका कॉलम हटाना पड़ेगा, है ना, ये रॉ और ये कॉलम, तो ये बचेंगे 4 3 और 1 2। तो माइनर मतलब इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, जो भी माइनर निकालना हो उसको हम उसकी रॉ और कॉलम को हाइड करेंगे, और जो बचेगा वो डिटर्मिनेंट में आ जाता है, उसी को माइनर कहते हैं। सिर्फ माइनर नहीं लिखना था, उसके साथ ये वैल्यू लिखनी थी। जब भी कोफैक्टर निकाले तो माइनर तो लेना ही लेना है, ये भी लेना होता है, ये याद रखना। तो -1 आई कितना है 2 और ये 3, तो 2 3 5। अगर -1 में 5 पावर है, ऑड पावर है, तो -1 ही तो आएगा, है ना, ऑड पावर बन रही है तो -1 आएगा। और इसको सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, 4 को 2 से किया 8 और 3 को 1 से किया 3 और बीच में माइनस का साइन, 8 - 3 5 होता है और 1 से मल्टीप्लाई होकर -5 आंसर आएगा इसका। तो इसका आंसर आया -5, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या करना था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी निकालना था, डिग्री भी निकालना था, और उसके बाद उसका डिफरेंस निकालना था। तो पहले ऑर्डर निकालते हैं। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे निकालते हैं ऑर्डर, देखो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर किससे कहते हैं हम, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो यहाँ पे कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे 2 ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। जब यहाँ 2 हो तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये 1 है ना यहाँ पे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ तो कोई डेरिवेटिव ही नहीं है। तो ऑर्डर क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, है ना, तो सेकेंड ऑर्डर यानी ऑर्डर तो इसका 2 है। अब डिग्री क्या होती है, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव पे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर होती है, जहाँ से ऑर्डर मिला है ना आपको वही लिखना होता है, और उसकी जो पावर होती है उसे लेना होता है। और ये भी ध्यान रखना, डिग्री हर बार डिफाइंड भी नहीं होती है, डिग्री कभी कभी नॉट डिफाइंड होती है, बट यहाँ पे डिग्री डिफाइंड है। कब डिफाइंड नहीं होगी, जब साइन के साथ ना थीटा के जगह dy/dx होता है, तब ऐसा कोई टर्म होगा तो आप बोलोगे डिग्री नॉट डिफाइंड। या ई के ऊपर dy/dx है, एक्स की जगह dy/dx है, या फिर आपका लॉग के जो अंदर x होता है ना उसकी जगह dy/dx दिया होता है। तो जब भी ऐसा होता अगर यहाँ पे कुछ, तो हम बोलते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो डिग्री क्या होगी, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है ना, इस पे जो पावर होगी उसे डिग्री कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री नहीं पूछा, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में आपको ऑर्डर और डिग्री तो निकालनी थी, उसका डिफरेंस निकालना था। तो यहाँ पे आंसर 2 नहीं आना था, ऑर्डर 2 डिग्री 2, तो इनका डिफरेंस निकालना है। 2 - 2 कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 0 था, ऑप्शन नंबर डी। किस किस बच्चे ने डी ऑप्शन टिक किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इफ़ मैट्रिक्स ए गिवन है एंड आपको बोला है a² बराबर KA, तो K आपको निकालना था। ये तो NCERT का ही क्वेश्चन था। A अगर आपको गिवन है, पहले आप a² निकाल सकते हो। तो a² तो सबको निकालना आता होगा, a को a से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो a² आ जाता है। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सबको करनी आती होगी, पहले ये वाली रॉ लो और इस कॉलम को लोगे, ऐसे करके रॉ लेनी होती है पहली वाली और ये वाला कॉलम। तो इसको तो इससे मल्टीप्लाई करो 1 × 1, फिर बीच में प्लस होता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, -1 को -1 से, बीच में प्लस। तो जब ऐसा करोगे तो एक एलिमेंट आएगा, ये मैट्रिक्स का एक ही एलिमेंट आएगा। उसके बाद ये दूसरा वाला भी निकालना है ना, इसको अब इसको इससे तो कर दिया हमने, अब इसी को इससे भी करते हैं। तो पहले 2 एलिमेंट कैसे आएंगे, इसको इससे करके इसको इससे, क्योंकि आपको पता है ना ये अगर 2 × 2 ऑर्डर का है, 2 रॉ 2 कॉलम, ये भी 2 × 2 रॉ ऑर्डर का है, 2 रॉ है इसमें और 2 कॉलम है। तो आंसर में हमको क्या मिलेगा, 2 × 2 ये वाला ऑर्डर मिलेगा। तो यानी 2 ही रॉ और 2 ही कॉलम होने चाहिए, यानी कि आपके टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 4 ही होंगे ना। तो स्टार्टिंग में 2 रॉ है और 2 कॉलम है, यानी कि कॉलम भी 2 बनेंगे और रॉ भी 2 बनेंगे। तो वो तो मुझे अंडरस्टूड है कि 2 रॉ 2 कॉलम आना चाहिए। तो कैसे बनेंगे, पहले इसको इससे करना होता है, तो इसको ऊपर वाले से इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस, तो ये एक एलिमेंट आ गया।
फिर ऐसे इसको इससे करो, कैसे 1 को -1 से कर दो, फिर प्लस होता है फॉर्मूले का, और फिर -1 को 1 से कर दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अभी इसके 2 एलिमेंट ऊपर वाले आ चुके हैं, अब नीचे वाले भी आएंगे। तो नीचे वाले के लिए फिर से, अब ये तो हो चुका है ना दोनों से, इससे भी और इससे भी, अब इसकी टर्न होगी। इसकी टर्न करने के लिए इसको पहले इससे करना पड़ेगा, इसका रॉ ले लो ना तो इसका कॉलम लेना पड़ता है। तो 1 × 1 -1 × 1 और 1 × -1, पहले इसको इससे किया फिर इसको इससे करा, ठीक है, बीच में प्लस, तो ये थर्ड एलिमेंट आ गया। फिर इसी को आपको इससे भी करना है, तो इसको इससे करो मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे करो, तो ऐसे करके 4 एलिमेंट आ गए ना। अब इसे सॉल्व कर लो, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, देखो यहाँ तो 1 प्लस का आ जाएगा, और ये -1 मल्टीप्लाई है तो 2 माइनस प्लस बन जाते हैं। ये 1 1 जा 1, एक ही माइनस है तो माइनस लगेगा, ये 1 1 जा 1, इसमें भी एक ही माइनस है तो माइनस लगेगा। सेम ऐसे इसको भी कर लेना है, तो ये 1 1 प्लस का 2, ये -1 -1 माइनस का 2, ऐसे ये -2 और ये +2, तो ये a² आ गया आपका। अब आपको कंडीशन क्या दी थी, a² ka के बराबर है, तो a² की जगह आपने ये जो निकाला ये रख दिया यहाँ पे, k एज इट इज़, a की वैल्यू ये थी, ये भी रख दी। अब आपको दिख रहा है कि k सिर्फ एक स्केलर पार्ट है ना, तो वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, मैट्रिक्स तो नहीं है ना, k तो एक स्केलर है, तो वो अंदर सबसे मैट्रिक्स के, अगर यहाँ मैट्रिक्स है बाहर तो k इन सारे अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो k1 से k1 से होगा तो k आ जाएगा, k-1 से होगा तो -k-1 से होगा तो -k-1 से होगा तो k। अब आपको दिख रहा है ये मैट्रिक्स है। अभी पीछे जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें ये डिटर्मिनेंट था, क्या था डिटर्मिनेंट, तब तो हमने क्रॉस करा था, बट अब तो मैट्रिक्स है ना, ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, तो अब क्रॉस मत करना। अब ये एलिमेंट को बराबर करना, मैट्रिक्स में क्या करते हैं, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला इसके, तो ये वाला इसके बराबर किया या ये वाला इसके बराबर किया, तो दोनों जगह से k की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो आंसर k कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर है हमारा k = 2। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 2 वैल्यू सी ऑप्शन में थी, तो सी ऑप्शन आपका टिक कर देना, ठीक है। आंसर टोटल करके भी बताना आपके कितने ठीक जा रहे हैं कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंटीग्रेशन में से है cos 2x अपॉन sin² x cos² x, इसको इंटीग्रेट करना था। तो इंटीग्रेशन में तो सिंपल, वैसे तो एक तरीका ये भी है, ये लेकिन थोड़ा लंबा तरीका है, ठीक है, वो आप देख लेना, ये समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक आसान तरीका होता है इसका इंटीग्रेशन करने का। आपको पता है cos 2x, देखो नीचे sin² cos² x है ना, तो cos 2x का भी तो एक फॉर्मूला cos² sin² के साथ होता है, वो होता है cos² माइनस sin², तो cos 2x को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये माइनस है और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ऊपर 2 टर्म्स है और नीचे सिर्फ एक ही टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो सिर्फ एक ही टर्म होती है ना, ये पूरी एक टर्म है और ये 2 टर्म है, तो जब ऊपर 2 और नीचे एक ही टर्म हो तो ये पहले ये वाला नंबर इस पूरे से के नीचे डिवाइड में आएगा। जैसे अगर ऊपर a + b है और नीचे सिर्फ c है, तो ऊपर 2 टर्म है नीचे एक है, तो ये a c के साथ लिख सकते हो प्लस b भी c के साथ लिख सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप। तो सेम ऐसे यहाँ ये पहले इस पूरे के साथ डिवाइड में आएगा, फिर ये बीच ये माइनस बाहर, फिर ये भी इस पूरे के साथ आएगा, क्योंकि ये एक ही टर्म है पूरी, तो ये अलग टर्म है ना, तो ये ऐसे अलग और ये इसके साथ आ जाएगा। तो अब आपको cos² से cos² कट गया, sin² से sin² कटेगा। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, 1/sin², यहाँ क्या बचेगा 1/cos²। 1/sin² क्या होता है cos² x, 1/cos² क्या होता है sec² x। cos² किसकी डिफ्रेंशिएशन से आया था, cot x की डिफ्रेंशिएशन करके आया था ना, तो cos² का इंटीग्रेशन क्या होगा cot x बट माइनस में, क्योंकि cot x का आंसर जो आता था डिफ्रेंशिएशन का वो माइनस cos² आता था, तो cos² का cot तो आएगा बट माइनस लगेगा। sec² किसके डिफ्रेंशिएशन से आता था tan x के, तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, यहाँ बाहर ये प्लस में आता है बट बाहर माइनस है, ये माइनस में आएगा, तो माइनस cot x माइनस tan x प्लस c। अब देखो एक माइनस की गड़बड़ अगर जिसने की होगी उसका आंसर गलत हो गया होगा, तो बताना ऑप्शन बी आया कि नहीं आया आपका। तो यहाँ पे तो ये tan x प्लस का है, ये दोनों माइनस के आ रहे हैं ना, माइनस cot x माइनस tan x, दोनों माइनस के आएंगे तब ठीक होगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपकी 3x² + y dx/dy = x। तो यहाँ पे अगर हम इसे dx/dy के अकॉर्डिंग करते हैं अगर बाई चांस, तो देखो dx/dy ये जो मल्टीप्लाई में है ये यहाँ के डिवाइड में चला जाता, और अब ना ये अपनी प्रॉपर फॉर्म में नहीं बन पा रहा। क्या होती है इसकी प्रॉपर फॉर्म, अगर ये dx/dy वाला फॉर्म
तो यहाँ पे ये होता dx बाई डी वाई प्लस पी के साथ x आता और y आता। बट अगर मैं इसे करना भी चाहूँ तो ये वाली फॉर्म dx बाई डी वाई से नहीं बन रही है, तो यानी ये क्वेश्चन dx बाई डी वाई वाला नहीं है, ये dy बाई dx वाला है। तो आपको dx बाई डी वाई को अगर dy बाई dx करना है तो इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, है ना। अब ये x क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ चला जाएगा और ये यहीं रहेगा। ये x कहाँ चला गया, ये यहाँ डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। अब आपको ये dy बाई dx वाली फॉर्म बनानी है अगर, तो dy बाई dx वाली फॉर्म क्या होती है, dy बाई dx होना चाहिए, फिर प्लस पी वाई होना चाहिए और बराबर में q होना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो dy बाई dx सिंगल होना चाहिए ना यहाँ पे, तो ये x हटाना पड़ेगा, तो x से सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए x से जब हम इन सबको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से तो x हट जाएगा, यहाँ से x को डिवाइड किया हमने तो एक x से एक x कट के 3x आ जाएगा। एंड यहाँ पे तो x नहीं था ऊपर, तो ये अपॉन में x एज इट इज़ आ जाएगा, यानी x को सबसे डिवाइड कर दिया ताकि ये x तो हट जाए, इसमें से भी एक x हट जाएगा और इसमें x था ही नहीं तो y बाई x लग जाएगा, और जीरो में करोगे तो जीरो ही आएगा, है ना, x से, यानी कि हमने डिवाइड x से किया पूरी इक्वेशन को। उसके बाद अब हमें प्रॉपर इसकी ये वाली फॉर्म बनानी है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो y वाला जो टर्म है उसको तो यहीं रखेंगे, ये वाला जो है ये इस साइड भेज देंगे, तो ये माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो y तो सेपरेट कर लो, एक्स्ट्रा क्या बचा 1/x, और क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है तो यानी 1/x माइनस का था ना, तो यानी ये माइनस कहाँ लग जाएगा यहाँ पे, ताकि ये इस फॉर्म से कंपेयर हो जाए, क्योंकि यहाँ प्लस होता है ना, तो जबकि यहाँ माइनस है तो y को हमने सेपरेट किया, एक्स्ट्रा क्या बचा 1/x, बट माइनस में है तो ये माइनस यहाँ रख दिया क्योंकि हमें यहाँ प्लस बनाना होता है। तो p क्या आ गया, अगर कंपेयर करें तो p आ गया आपका जो y के साथ है, क्या है -1/x, माइनस भी लेना है, गलत हो जाएगा नहीं तो आंसर। और q क्या आया 3x। अब p की वैल्यू -1/x और q की वैल्यू 3x। आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ये वाली फॉर्म के लिए e इंटीग्रेशन p dx होता है, ठीक है, ये वाली फॉर्म के लिए। अदरवाइज़ दूसरी फॉर्म होती, अगर डी एक्स वाई वाली डी वाई वाली होती तो ई पी की जगह पी डैश लिख देते, बट डी एक्स की प्लेस में डी वाई की रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते, इंटीग्रेट करते, ठीक है। तो यहाँ तो ये वाला डी वाई बाई डी एक्स वाला, तो ये वाला रूल लगेगा। तो ई पी क्या है आपका, पी है ना -1/x, साथ में डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब -1/x का इंटीग्रेशन सबको पता है log x होता है, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, बट यहाँ माइनस है तो ये लग जाएगा। अब आपको log की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर log x पे कोई पावर है मान लो, ठीक है, तो ये पावर, अगर ये पावर को हटाना है अगर यहाँ से, तो ये पावर आगे आ जाती है। मान लो ये log m है और m पे n पावर है, तो ये जो m पे n पावर है, ये n पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, तो n log m बन जाता है। या तो ऐसे दिया होगा तो ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे दिया होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो, यानी ये जो यहाँ पे आगे है उसको आप इसकी पावर में लिख सकते हो। तो यहाँ पे -1 है ना आगे, तो आपको ये -1 को यहाँ से हटा के इसकी इस x की पावर पे लगा देना है, इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। m log n को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो n है ये ऊपर पावर में चला जाएगा, या ऐसे लिखा होता तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस हटाना है हमें, तो ये माइनस यहाँ से हट के इस पावर पे इसकी पावर पे चला जाएगा। अब ये ई और लॉग जब भी एक साथ होते तो कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हमने माइनस को यहाँ से हटाया, क्योंकि ई और लॉग को एक साथ होना होता है तभी कैंसिल होते हैं। तो ई के ऊपर लॉग है ना तो कट जाएगा, तो ये x की पावर -1 आंसर होगा। और आपको पता है कि पावर जब भी माइनस में होती है तो इस बेस को, जो x बेस है इसके नीचे 1 है ना, तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि पावर माइनस में है। तो ये 1/x पे पावर किसकी हो जाएगी, +1 की, वो लगाओ या मत लगाओ, पावर माइनस से प्लस करना है, बट 1 तो आएगा, लेकिन ये बेस क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और 1 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं, तो आंसर 1/x आएगा इसका। तो किस किस का आंसर 1/x आया बताइएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पॉइंट निकालने थे हाफ प्लेन में जो लाई कर रहे होंगे इस ग्राफ, इस इक्वेशन के। तो देखो ये आपका एलपीपी में से है, तो जब भी पॉइंट हाफ प्लेन के निकालने होते हैं तो पहले आपको ये एलपीपी की इक्वेशन में क्या करना है,
क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, जब भी हाफ प्लेन के पॉइंट निकालने होते हैं तो पहले आप एक्स और वाई को सेपरेट कीजिए, कांस्टेंट को इधर कर दीजिए, माइनस है तो +4 हो जाएगा। अब आपको ये सारे पॉइंट जो गिवन थे ना, ये चारों पॉइंट गिवन थे, आपको एक एक करके ना इस इक्वेशन पे रखने हैं और देखना है ये इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहले 0 8 अगर हम रखते हैं तो 2x की जगह क्या रखा 0, प्लस y की जगह क्या रखा 8। अब ये 2 को 0 से क्या 0 एंड +8। अब ये देखो <4 आ रहा है क्या, 8 क्या 4 से लेस होता है, नहीं होता ना, तो ये LPP को यानी कि क्या नहीं कर रहा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारी LPP को क्या नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि 0 8 अब जब हमने इस पे रखा तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये <4 थोड़ी ना होती है, तो ये फॉल्स है, यानी ये LPP को क्या नहीं कर रहा, LPP के हाफ प्लेन पे लाई नहीं करेगा अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ये 8 थोड़ी ना लेस होता है 4 से, तो फॉल्स है। सेकेंड पॉइंट अगर हम पुट करें तो 2 1 2, एक्स के प्लेस में इसमें रखना होता है, इस वाले में एक्स के प्लेस में 1 रखा एंड वाई के प्लेस में भी 1 रखा। अब इसे सॉल्व किया तो 2 1 2 + 1 3, 3 क्या <4 होता है, यस होता है। 2 आई आगे भी चेक कर लो, अदरवाइज आंसर तो मिल ही गया। ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि 3 जो होता है 4 से कम होता है। फिर 5 5 को चेक करो, तो जहाँ x है और y है वहाँ पे 5 रख दो, तो 2 5 10 5 15 थोड़ी ना <4 होता है, ये फॉल्स है। ये भी रख के देखो, 2 2 जा 4 और 2 x भी 2 और y भी 2, x भी 2 और y भी 2 है, इस पर रखना है ना। अब ये देखो 2 2 जा 4 2 6 आ रहा है, क्या 6 <4 होता है, नहीं, ये भी फॉल्स है आपका। तो यानी सिर्फ ट्रू कौन सा, ये वाला, यानी ये ही LPP को पे क्या करेगा, हाफ प्लेन पे लाई करेगा। तो कौन सा पॉइंट है आपका 1 1, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, cos x पे y पावर है, फिर इक्वल टू cos y पे x पावर है। तो जब भी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन होता है तो log का यूज़ किया जाता है, ये तो सबको पता होगा। यहाँ भी एक फंक्शन है, ऊपर भी फंक्शन है, तो log का यूज़ करते हैं। तो देखो जब इक्वल हो तो log ले सकते हो, हाँ प्लस में होता है तो इसको u मान के अलग से सॉल्व करते हैं और इसको v मान के सॉल्व करते हैं। बट अभी इक्वल है तो आप पूरे इकट्ठा log ले सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप log ले लेना, टेक log बोथ साइड लिख देना, टेक log बोथ साइड। तो यहाँ पे जब मैं log लूँगी, यहाँ पे log लिखूँगी, यहाँ भी log लिखूँगी, तो अभी मैंने log की एक प्रॉपर्टी बताई है ना, log अगर m पे n पावर है तो n पावर आगे आ जाती है और log m आ जाता है ना। तो अगर मैं यहाँ भी log और यहाँ भी log ले रही हूँ, एक स्टेप लिख लेना आप, यहाँ भी log यहाँ भी log, तो यहाँ log यहाँ भी log, तो log cos y, तो ये y कहाँ आ जाएगा आगे और log cos x बाद में आ जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही सेम x पावर आगे आ जाएगी और log cos y उसके बाद आ जाएगा। पहले log लिया दोनों में हमने, यहाँ भी और यहाँ भी, फिर ये प्रॉपर्टी लगा दी कि ये पावर आगे आ गई और ये log cos x बाद में आ गया। सेम ऐसे यहाँ पे भी होगा। अब आपको दिख रहा है एक फंक्शन ये है और एक ये पूरा फंक्शन है, ध्यान से देखो, ये एक ये पूरा है, ये अलग अलग बात मान लेना। ये log cos x, log का जो x होना चाहिए वो cos x है, मतलब आपका चेन रूल लगेगा इसमें, log cos x है ना। अगर सिर्फ log x और cos x होता तब तो प्रोडक्ट रूल लगता, ये अलग होता ये अलग होता, बट जब log के अंदर cos x है तो log के अंदर है ना cos, तो यहाँ तो चेन रूल लगेगा। तो आपका एक फंक्शन तो ये और एक ये पूरा है, तो यानी ये u और ये v है, तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना u डॉट v, तो u का और v का प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएशन करना है। पहले log लेते हैं फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये प्रोडक्ट रूल से आपका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले u का करो डिफ्रेंशिएशन, y का क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो y का क्या आ जाएगा dy/dx, एंड क्या फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल का, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़। तो पहले इसका डेरिवेटिव किया ये एज इट इज़, फिर आपने प्लस अब इसका करना है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे log cos x को थोड़ी देर के लिए x मान लो, log x, तो log x का क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x, x तो मैंने इसको माना है तो cos x। अब ये क्योंकि x नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, तो चेन रूल लग रहा है ना, पहले log cos x का किया 1/x, x क्या था cos x, अब cos x क्योंकि x नहीं था तो इसका डिफ्रेंशिएट करना होता है sin x, माइनस में होता है cos का। एंड देखो जब इसका करोगे तो v का करोगे तो u एज इट इज़, यानी ये u है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी करना है, ये u है ये v है पूरा, तो इसका पहले करा तो 1 आ गया और ये एज इट इज़ आ गया। फिर प्लस में
अब की बार इसका करो, इसको भी चेन रूल से करना पड़ेगा। लॉग कॉस वाई, तो लॉग थीटा या लॉग एक्स क्या होता है 1/x, तो 1/x क्या है मेरा कॉस एक्स क्या है कॉस वाई, और फिर क्योंकि कॉस वाई आपका एक्स नहीं है तो उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करो साइन वाई माइनस का, कॉस का आंसर क्या आता है माइनस साइन वाई। और क्योंकि यहाँ वाई है तो वाई को भी डिफ्रेंशिएट चेन रूल लगाना ना पूरा, पहले लॉग एक्स नहीं है तो इसका लॉग एक्स का क्या होता था 1/x, एक्स क्या है कॉस वाई। अब कॉस वाई क्योंकि एक्स नहीं था चेन रूल तो साइन वाई माइनस में वाई भी आपका एक्स नहीं है तो वाई का फिर से करो dy/dx। तो एक बार इसका क्या 1 ये एज इट इज़, फिर इसका करने पे चेन रूल लगाया हमने 3 बार 2 बार, फिर ये जब इसका करेंगे तो एक्स को एज इट इज़ लिख देंगे है ना। अब देखो dy/y ये देखो माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है 10x होता है, और ये y जो है मैंने ये तो 10x बन गया, ये y तो थीटा थोड़ी ना है 10x का, ये तो अलग से है, तो ये तो मैंने आगे लिख दिया y 10x। ऐसे यहाँ पे साइन बाई वाई कॉस बाई वाई क्या होता है 10y, और ये भी x आगे लिख दिया। ठीक है, अब देखो dy/dx वाली टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आपने ये वाली टर्म यहाँ ले आनी है और dy/dx कॉमन ले लेना है, तो इसमें से कॉमन लिया तो ये बचेगा लॉग कॉस एक्स, और फिर जब इसको यहाँ लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा ना, और ये कॉमन बाहर है तो ये प्लस एक्स 10y आ जाएगा। फिर ये वाला और ये वाला एक तरफ कर लो, ये ऐसे ही रहेगा यहाँ, ये माइनस वाई 10x यहाँ के प्लस वाई 10x हो जाएगा। अब आपको तो dy/dx निकालना है तो ये यहीं रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है पूरा, तो ये पूरा यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका, देखो ऑप्शन नंबर लॉग कॉस वाई प्लस वाई 10x, यहाँ प्लस होना चाहिए दोनों के साथ, लॉग के अंदर कॉस वाई प्लस वाई 10x, लॉग के अंदर कॉस वाई प्लस वाई 10x, ये तो ठीक है। नीचे वाला देखो लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स 10y, यहाँ पे लॉग के साथ कॉस एक्स और एक्स 10y प्लस में होना चाहिए, बट यहाँ पे तो लॉग कॉस एक्स माइनस में आ गया है ना, तो ये तो नहीं है। ऊपर वाला वाई 10x होना चाहिए, ये तो कन्फर्म्ड है वाई 10x और लॉग कॉस वाई 10x, और कहाँ यहाँ तो था ऊपर बट यहाँ नहीं है, यहाँ है बट प्लस में नहीं है। यहाँ देखो वाई 10x प्लस लॉग कॉस वाई, यही है वाई 10x प्लस लॉग कॉस वाई अपॉन में एक्स 10y प्लस लॉग कॉस एक्स, यानी ये डी ऑप्शन आपका इसका आंसर का करेक्ट है। किसने डी ऑप्शन पर टिक किया क्वेश्चन नंबर 14 पे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये तो NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आया हुआ था कि ये एक्स ना, अब की बार देखो ध्यान से, ये एक्स ना स्केलर नहीं है, जैसे अभी तो के बाहर था तो हमने के को अंदर ले गए थे ना मैट्रिक्स के अंदर, इसको इससे किया था। अभी एक क्वेश्चन किया था ना हमने जिसमें के हमारा मैट्रिक्स के बाहर था तो हमने अंदर के को लेके गए थे, बट के यहाँ पे स्केलर यानी कि एक सिर्फ एक नंबर था, तब हम अंदर ले जा सकते थे। बट अभी एक्स क्या है, एक पूरा मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे एक्स अगर पूरा मैट्रिक्स गिवन है तो इस मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट होंगे और फिर वो उससे मल्टीप्लाई होंगे इस वाले से और ये आंसर दे रहे होंगे। तो यहाँ पे करने का तरीका है, वैसे तो ये बिल्कुल NCERT का ही क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ वाइज चेंज हो गया है। तो करने का तरीका क्या होता है, इस एक्स मैट्रिक्स को हमने मैट्रिक्स बनाना है तो उसके हमें क्या पता होना चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ऑर्डर पता करने के लिए मल्टीप्लिकेशन का एक रूल आपको याद रखना है, कैसे ये मल्टीप्लाई इससे हो रहा है बराबर में आंसर ये आ रहा है। तो मान लो ये एक ए मैट्रिक्स होता है, ये बी मैट्रिक्स होता है और ये जो आंसर होता है ये सी मैट्रिक्स होता। तो अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n है मान लो, तो बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, जहाँ पे ये ख़त्म हुआ होता है वहाँ से ये शुरू होता है और इंटू पी m×n है, तो ये जहाँ पे ये जो इसका कॉलम होता है ना वो दूसरे जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसका रो बन जाता है। तो ये n है तो यहाँ भी n आएगा और यहाँ p आएगा। तो इसका आगे वाले का ऑर्डर अगर m×n है तो बाद वाले का ऑर्डर n×p होगा, और जो आंसर जो इंटू करके आंसर आता है उसका ऑर्डर m×p होता है, m×p। ठीक है, तो अगर मेरे को ये वाला दिया है तो m कितना है 2 और p कितना है 2। ऐसे अगर ये वाला दिया है तो n 2 है और p भी कितना है 2 है, तो यहाँ से मुझे m और n मिल गए। m देखो कितना आ रहा है 2 और n कितना आ रहा है 2, तो m और n 2। तो मेरा इसका जो मुझे फाइंड करना है x, उसका ऑर्डर क्या है 2×2, और 2×2 में मतलब 4 एलिमेंट होंगे, 2 रो में आएंगे और 2 कॉलम में आएंगे, यानी 4 एलिमेंट हो गए ABCD। अब ये पूरा इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड आंसर क्या दे रहा है 4 1 2 3। अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाई है कि पहले ये वाला
इस वाले से मल्टीप्लाई होगा। इसको इससे करो 3a, इसको पहले इस रो को इस कॉलम से करते हैं, तो इसको तो इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, बीच में प्लस। सेम ऐसे इसको इससे करेंगे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, बीच में प्लस। फिर इसकी टर्न आएगी, तो जब ये इससे करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, जब ये इससे करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर इसकी टर्न आएगी तो ये नीचे आ जाएगा। इसको इससे करो, सी को 3 से और डी को 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस। फिर ऐसे सी डी को इससे करो, सी को 2 से, डी को 1 से माइनस से और बीच में प्लस। अब ये पूरा सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये देखो सॉल्व करके 3a प्लस बी बन रहा है, ये 2a प्लस बी माइनस बी बन रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो माइनस लगता है। 3c प्लस डी, 2c माइनस डी, एंड ये रहा, ये मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स में हम क्रॉस थोड़ा करेंगे, अब तो हम सीधा एलिमेंट को बराबर करेंगे। ये वाला इसके बराबर हो गया, अगर ए और बी की इक्वेशन हमने एक लिख दी तो दूसरी भी लेनी पड़ेगी, ये वाला इसके बराबर कर दो। अब ये ए और बी की जब 2 इक्वेशन आ जाए तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। बी से बी का प्लस माइनस कट गया, साइन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही कट गया। प्लस 3a प्लस 2a प्लस 5a इक्वल टू 5 प्लस प्लस प्लस। ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 1। अब ए की वैल्यू इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद ऐसे ही सेम टू सेम ये वाला इसके बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग को कॉरस्पॉन्डिंग के बराबर करो, इसको इसके बराबर करो और इस वाले को इसके बराबर करो। इससे भी 2 इक्वेशन आ गए, डी से डी कट गया, 3c 2c 5c एंड 1 आ गया, और c की वैल्यू या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो d की वैल्यू -1 आ गई। तो इट मीन्स हमें ए बी सी डी चारों मिल चुके हैं। तो अगर ए बी सी डी हमें चारों मिल चुके हैं, जो कि ए बी सी डी ऐसे ऑर्डर में लिए थे ना हमने, ए बी सी डी, तो ए कितना आया था 1, बी कितना आया -1, ए 1 है, बी -1, बी भी 1 है, ए 1 है। तो देखो ए क्या आया हमारा, ए 1 आया, बी क्या आया 1। तो अगर मैंने ए बी सी डी लिया तो ए भी 1 है, बी भी 1 है। ये ध्यान रखना, यही लिया था ना आपने ए बी सी डी, सबसे पहले यही तो बनाया था ए बी सी डी। तो ये ऑर्डर भी ध्यान रखना, कहीं कहीं आप यहाँ ए भी लिख रहे हो तो बाद में यहाँ ए भी लिख दो, गलत हो जाएगा। ये जैसा लिया है वैसा ही दोबारा बनाना पड़ेगा। ये बना दिया। ए की वैल्यू कितनी आई है 1 रख दी, ए की वैल्यू कितनी आई है इसमें 1, बी की वैल्यू कितनी आई है वो भी 1, फिर सी नीचे है देखो यहाँ पे, तो सी की वैल्यू भी कितनी आई है 1 आई है, और डी की वैल्यू क्या आई है -1 आई है। अब ये मैच करो आप, कौन सा ऑप्शन आया, ये वाला 1 1 1 -1, सिर्फ डी में -1 है, ये वाला सी ऑप्शन है ये। तो कन्फ्यूज़न अगर जरा भी मिस्टेक हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। तो ये देखो डी तो आपका -1 आया, बाकी सब तो +1 ही आए एलिमिनेशन से। ये प्लस ए +1 आया है, देखो 3 1 जा 3, 3 वहाँ जाके माइनस होगा तो 4 तो बड़ा था तो प्लस का ही आएगा। और सी में भी यही है 5c, और ये भी 5 बन रहा है ना, तो ये सी 1 आ गया। फिर ए की वैल्यू यहाँ रखोगे तो डी की वैल्यू, ये 3 1 जा 3, 2 में से 3 माइनस होगा तो 1 माइनस का आएगा, तो डी ही माइनस का आ रहा है। तो इट मीन्स डी वाला माइनस का, बाकी सारे प्लस के, तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। If ABCD is a parallelogram and AC and BD are the diagonals, then AC plus BD आपको फाइंड करना था। तो ध्यान से देखेंगे इसको कैसे करना था। ABCD पैरेललोग्राम है, आपको अगर ये पैरेललोग्राम है तो पता होना चाहिए AB और CD क्या होंगे इसके पैरेलल, ऐसे AD और BCB क्या होंगे पैरेलल होंगे। अब आपको एक ट्राइंगल लॉ तो आता ही होगा, अगर ये इसके 2 साइड है पैरेललोग्राम की, AB C और डी, ठीक है, तो ए बी और बी सी, देखो एरो इधर से इधर जा रहा है ना, तो जब भी ट्राइंगल लॉ क्या होता है, जब एरो इधर जाए ये यहाँ पे ख़त्म हो और दूसरा फिर यहाँ पे शुरू हो, तो जो रिजल्टेंट होता है इसकी टेल से शुरू होकर इसके हेड पे जाता है, ये रिजल्टेंट होता है। और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये जो रिजल्टेंट होता है ध्यान से पढ़ना, ए इधर जा रहा है, फिर जहाँ पे ये ख़त्म हो इसकी नेक्स्ट वाले की टेल शुरू होगी, और रिजल्टेंट इसकी टेल से इसके हेड पे जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी होता है। ये आपका एडिशन लॉ होता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आपको एडिशन थ्योरम लगानी है। देखो अगर मैं ए सी को ऐसे एरो ले जा रही हूँ तो ए से सी, यानी ए पे टेल है और सी पे हेड है, तो यानी ए बी पे ऐसे जा रहा होगा और बी सी पे ऐसे जा रहा होगा, तभी तो ट्रायंगल लॉ लगेगा कि ये रिजल्टेंट ए बी और बी सी के सम के इक्वल है।
सेम ऐसे ही अगर मैं बी डी के लिए निकालूँ, क्योंकि ए सी और बी डी ही तो हमको चाहिए, ए सी और बी डी का सम चाहिए ना, तो अब बी डी के लिए भी लगाओ। अब बी डी को मैं ऐसे ले जा रही हूँ, बी डी बनाना तो ऐसे जाना पड़ेगा ना, बी पे से डी की ओर। तो बी डी को ऐसे बना रही हूँ तो बी पे टेल आ रही है और डी पे हेड आ रहा है। तो यानी ये वाला कैसे बनाना पड़ेगा, ये रिजल्टेंट, ये ऐसे जाएगा एरो और ये ऐसे जाएगा, तो बी ए से जाएगा। बी डी निकालना है तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, बी ए प्लस ए डी, है ना। ये जहाँ पे ख़त्म होगा यहाँ पे शुरू होगा, और जो ये रिजल्टेंट है इसके टेल से इसके हेड पे होगा, तो इसलिए बी ए आएगा यहाँ पे। अब आपको क्वेश्चन में इसका सम निकालना था, तो इसको भी प्लस करना पड़ेगा। इसको सम प्लस किया तो इधर की साइड को भी प्लस करना पड़ेगा, ये पूरा ये प्लस हो जाएगा। अब आपको पता है ए बी वैक्टर और बी ए वैक्टर, ए बी अगर ऐसे है तो बी ए ऐसे है, यानी इसके नेगेटिव, ए बी ए एक्चुअल में ए बी का नेगेटिव है, तो इसको हम ए बी नेगेटिव लिख सकते हैं। और बी सी और ए डी, देखो बी सी भी ऊपर ही जा रहा है, एरो कहाँ है, ऊपर है, और ए डी का एरो भी कहाँ है, ऊपर है। अब आपको पैरेललोग्राम में पता है कि साइड इक्वल भी होती है और सेम भी है। देखो जब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो यानी कि ये बिल्कुल इसके इक्वल ही होगा, बी सी और ए डी, है ना। तो बी सी को चाहे आप ए डी लिख दो या ए डी को बी सी लिख दो, तो ए डी को बी सी लिख देते हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में ए डी वाला ऑप्शन नहीं है, डी ए वाला है, ए डी वाला नहीं है। तो हम कौन सा, डी ए वाला नहीं है ना, क्यों हमारे पास ए डी है, जबकि ऑप्शन में डी ए है। तो हम बी सी को तो बी सी रहने देंगे, ए डी को भी बी सी कर देंगे, क्योंकि ए डी और बी सी मैग्नीट्यूड वाइज भी इक्वल है और डायरेक्शन वाइज भी इक्वल है। तो यानी वेक्टर वाइज भी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो ये बी सी यहाँ है तो यहाँ भी बी सी लिखा। ए डी इसको क्यों नहीं लिखा, इसको भी ए डी सकते थे, तो ए डी टू ए डी आ जाते, बट वो हमारे ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया, बी सी, इस ए डी को बी सी में चेंज कर दिया। तो बी सी वैक्टर प्लस होकर टू बी सी वैक्टर बन जाएंगे, यानी डायगोनल्स का वैक्टर सम टू बी सी होगा। तो टू बी सी कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो टाइम एडिशन लॉ होता है वो आना चाहिए। उसके अलावा ये थोड़ा बहुत कि ए बी बी ए का नेगेटिव होता है, और बी सी ए डी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी ऊपर जा रही है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, पैरेललोग्राम है, तो इसलिए ये इस या तो ए डी को, इसको भी ए डी कर दो अगर ऑप्शन में ए डी होता, बट यहाँ बी सी ए डी नहीं है, तो बी सी, इस ए डी को बी सी कर दो, तो ये डबल बी सी आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, वाई ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा है, तो इसमें से कौन सा है जो ट्रू है। तो यहाँ पे पहले हमें एक्स देखो थीटा की टर्म में है, वाई भी थीटा की टर्म में है, तो इसको हमें पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें डिफ्रेंशिएशन दिख रही है ना, डी वाई बाई डी एक्स भी है, डबल डेरिवेटिव भी है। तो पहले हमें एक्स और वाई इनका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, जब एक्स भी थीटा की टर्म में होता है और वाई भी थीटा की टर्म में होता है। तो पहले एक्स का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, डी एक्स किसकी टर्म में, थीटा की टर्म में, ठीक है, थीटा की टर्म में दिया है ना यहाँ पे, तो डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे। तो डी एक्स बाई डी थीटा करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज़ आ जाएगा। कॉस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा नेगेटिव, फिर क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करते तो बीच में प्लस होता, तो इसका भी करते हैं और इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसका तो कर दिया हमने, ए कांस्टेंट एज इट इज़, कॉस का साइन माइनस में, प्लस बी कांस्टेंट एज इट इज़, साइन का क्या होता है कॉस थीटा। ऐसे डी वाई बाई डी थीटा करो थीटा की रिस्पेक्ट में, ए एज इट इज़, साइन का क्या होता है कॉस थीटा, माइनस है, माइनस लगाएंगे, लेकिन कॉस थीटा का करेंगे तो साइन थीटा माइनस में आता है ना, इसका कॉस थीटा का साइन किस में आएगा, माइनस में, यहाँ भी माइनस, तो दो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और बी तो कांस्टेंट था एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको दिख क्या रहा है, जो डी एक्स बाई डी थीटा आया है ना, सेम टू सेम क्या आया है, ये आया है कि ये आया है, ये देखो ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, बस ध्यान रखना ये माइनस से प्लस में हो गया है और ये प्लस से माइनस में हो गया, यानी कि बिल्कुल ये वाई ही आया है, बट वाई के साइन डिफर आ रहे हैं, तो माइनस वाई आया है ये। ऐसी डी वाई बाई डी थीटा को अगर हम देखें, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये इसके इक्वल आ रहा है, यानी ये एक्स लिखा जा सकता है। अब हमें इन दोनों की हेल्प से डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, क्योंकि तो हम क्या करेंगे, जब भी डी वाई बाई डी एक्स बनाना हो और ये ऐसे दिया हो, तो हमें इसको इससे डिवाइड करना है, तभी तो डी वाई बाई डी एक्स बने। डी वाई बाई डी थीटा को हम जब डी एक्स बाई डी थीटा से करेंगे, तो डी थीटा से डी थीटा कट गया, रेसिप्रोकल होगा तो डी वाई बाई डी एक्स ही तो आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे बनेगा, इसको इससे जब डिवाइड करोगे आप, तो ये देखो डी वाई बाई डी थीटा कितना आया था आपका एक्स, और ये क्या आया था माइनस वाई,
और ये माइनस जो इसका नीचे लगना था वो हमने ऊपर लगा दिया, तो यानी ये dy बाई डी एक्स आ गया माइनस एक्स बाई वाई। अब हमें डबल डेरिवेटिव भी चाहिए क्वेश्चन में, तो हमने अब फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन किया, तो इसका डिफरेंशिएशन करा डबल, तो देखो ये तो u डिवाइडेड बाई v यानी क्वेश्चन रूल वाला डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसका पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, फिर v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, फिर नीचे क्या होता है v का स्क्वायर, v क्या है y का स्क्वायर, माइनस ये वाला बाहर ले लो। पहले तो u का डेरिवेटिव, या पहले v का ही कर लो, किसी का भी कर सकते हैं, पहले v का कर लो, फिर u एज इट इज़, फिर u का कर लेना v एज इट इज़। तो v का डेरिवेटिव किया तो y का करा तो dy बाई डी एक्स आ गया, और x का तो एज इट इज़, पहले v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, u क्या है x है, माइनस फिर u का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव किया 1 आया, और v एज इट इज़ ये वाला। ठीक है, ये तो आता ही होगा सबको करना। अब आपको ये वाई स्क्वायर को यहाँ डिवाइड में तो यहाँ ले जाओ, क्योंकि आपके ऑप्शंस में ना वाई स्क्वायर डबल डेरिवेटिव के साथ है, तो हमने भी यही किया, इस वाई स्क्वायर को उठा के यहाँ रख दिया, एंड जब ये वहाँ गया तो ये यहीं रहेंगे। अब ये माइनस हो रहे हैं यहाँ पे, तो जब नेक्स्ट लाइन में पहले तो इसको लेके जाना, बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस वाले यहाँ जाके प्लस हो जाएंगे। अब देखो ये वाला मैच कहाँ पे कर रहा है, कौन से ऑप्शन में कर रहा है, वाई स्क्वायर डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स डेरिवेटिव सिंगल एंड वाई। तो ये आपका यहाँ तो माइनस आ गया, हमें प्लस लाना, ये वाला है शायद, हाँ ये वाला ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट आपको बाउंडेड फिजिबल रीजन एलपीपी के गिवन है 0 0 250 0 250 0 170, ये आपके कॉर्नर पॉइंट है। देखो ये जो शेडेड रीजन है ना, ये सारे कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 3 और ये चौथा, तो कॉर्नर पॉइंट आपको गिवन है एलपीपी के, और आपको बोला मैक्सिमम वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो ये होता है जेड वाला 2ax प्लस बी वाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके 2 पॉइंट पे मिल रही है, कि 250 0 पे और एक 250 पे। तो जब दो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है जेड की, तो दोनों पॉइंट पे पहले निकाल लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो जेड हमें ये दिया है, और ये 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में, और जेड मैक्सिमम एक तो ए पे मिल रहा है और एक बी पे मिल रहा है, तो ए ये है 0.250। तो ये जो जेड मैक्सिमम जब मैं निकालूंगी तो यहाँ एक्स की जगह तो 250 रखूँगी, और वाई की जगह क्या रखूँगी 0। तो जब मैं ऐसा करूँगी तो ये 250 एंड वाई की जगह 0 रखूँगी, तो ये आ जाएगा 2 × 250 500 ए आ जाएगा, प्लस बी को 0 से करोगे तो 0 ही बन जाएगा, तो ये आ गया। फिर दूसरे पॉइंट पे भी, इस पे भी मैक्सिमम मिल रहा है, तो जहाँ एक्स है वहाँ 200 रख दो, इस वाले फंक्शन पे एक्स की जगह 200 और वाई की जगह 50 है ना। अब ये सॉल्व करो, 400 ए एंड बी 50 बी। अब ये भी जेड मैक्सिमम है और ये भी जेड मैक्सिमम है, तो यानी ये इसके इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इसको इसके इक्वल कर दूँ, 500 में से 400 यहाँ आके माइनस होगा तो 100 ए बचेगा, और यहाँ 50 बी। अब 50 से 50 बन जा, 52 जा, तो 2a = b होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है आपका, 2a = b, ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। किस किस बच्चे का ए ऑप्शन आया कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एजर्शन रीजन वाले। तो एजर्शन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 π/6 होती है, तो इसे हम सॉल्व अगर करें तो कॉट इनवर्स √3 को हमने पहले y माना। अब देखो √3 को हम क्या लिख सकते हैं कॉट की टर्म में, क्योंकि बाहर कॉट इनवर्स है तो यहाँ भी कॉट में लाना पड़ेगा। √3 कब होता है, कॉट π/6 में। ठीक है, तो कॉट 30 होता है ना √3, कॉट π/6। कॉट इनवर्स से कॉट हट गया, तो आंसर क्या मिला π/6। और π/6 चेक कर लेना क्या इस कॉट की प्रिंसिपल ब्रांच में आता है कॉट इनवर्स की। यस, π/6 0 से पाई इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, तो यानी आंसर π/6 है। तो यानी एजर्शन तो आपका बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू π/6 है, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच पे आ रही है, π/6 आ रहा है ना इसके अंदर। अब देखो आपको बोला इसका डोमेन जो है कॉट इनवर्स एक्स का R−−1 होता है, तो ये आप अगर डोमेन याद करके जाओगे कॉट इनवर्स एक्स के लिए, तो डोमेन इसका -∞ to ∞ होता है। तो यानी ये आपका जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है। तो एजर्शन ठीक है, रीज़न फॉल्स है, तो यानी कि आंसर क्या होगा, जब एजर्शन फॉल्स हो और रीज़न ट्रू, एजर्शन ट्रू और रीज़न फॉल्स हो, तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस दिए एंड बोला ये एक रोम्बस है। तो अगर ये 11th क्लास का टॉपिक होता है रोम्बस वाला, तो हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लेते हैं। ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस, ए डी डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस निकालते डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। अगर इक्वल आते तो या तो रोम्बस होता, वो स्क्वायर भी हो सकता था। फिर उसके डायगोनल्स भी निकालते ए सी बी डी, तो अगर डायगोनल इक्वल आ जाते तो स्क्वायर होता, अदरवाइज रोम्बस होता। अगर चारों साइड सिर्फ इक्वल है तो रोम्बस है, बट अगर डायगोनल भी इक्वल है तो वो स्क्वायर है।
तो अभी लेकिन ये 12th क्लास का सिलेबस का है, रोम्बस प्रूव करना है, तो ए बी बी सी सी डी ए डी के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं करेंगे, हम इसे वेक्टर फॉर्मूला से करेंगे। तो देखो अगर हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी डी, तो अगर मैं ए बी वेक्टर बनाना चाहती हूँ तो देखो ये तो वर्टेक्स गिवन है ना, तो ए बी वेक्टर बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ये डायरेक्शन रेशो निकालने पड़ेंगे। तो जब 2 पॉइंट हो तो उनके डायरेक्शन रेशो कैसे निकलते हैं, इसमें से ये वाला पॉइंट माइनस, फिर इसमें से ये वाला पॉइंट माइनस, जेड में से जेड वाला। तो ए बी वर्टेक्स गिवन है, तो अगर मैं उसका वेक्टर बनाना चाहती हूँ तो उनके डायरेक्शन रेशो बनाने पड़ेंगे 3 अगर ए बी का बनाना है तो बी के आगे लेना, बी का पॉइंट आगे लेना, इसका 0 एक्स बी का एक्स पॉइंट आगे लेना और इसका एक्स पॉइंट बाद में लेना। ठीक है, डायरेक्शन रेशो कैसे बनते हैं, 2 पॉइंट्स में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो जब ए बी बोल रही हूँ तो बी में से ए को माइनस करना, 3 माइनस 0, 4 माइनस 0 एंड 5 माइनस 0। तो ये ए बी वैक्टर बन गया, आई कैप जे कैप के कैप लगा देना। तो ये वर्टेक्स दिए, याद रखना, कहीं इन्हीं से आप वेक्टर बना लो, 0 ए आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, गलत हो जाएगा। ये बी वर्टेक्स दिए, तो ए बी वैक्टर बनाने के लिए बी में से ए को माइनस करना होता है। ठीक है, और फिर आई जे के लगाना होता है, तो ए बी वैक्टर आ जाएगा। अब ए बी वैक्टर बन गया ना आपका, 3 आई कैप, 4 जे कैप, 5 के कैप। अब ए बी वैक्टर का क्या निकाल देना है आपको, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। मैग्नीट्यूड समझ आ गया ना, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी इनके एक्स साथ ये आई कैप के साथ जो आया है स्केलर पार्ट 3 4 5 इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर सम कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है वेक्टर का। तो ये 3 का स्क्वायर 9, 16, 25 ऐड करोगे तो √50। सेम ऐसे ही आप बी सी वैक्टर भी बनाओ पहले और फिर उसका मैग्नीट्यूड बनाओ। बी सी वैक्टर के लिए सी के पॉइंट में से बी वाले माइनस करना, 8 माइनस 3, 8 माइनस 4, 8 माइनस 5। जब माइनस कर दोगे तो उनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्क्वायर करना प्लस करना, तो इसको भी सॉल्व करोगे √50 आएगा। सी डी के लिए डी माइनस सी करना, तो वो भी आपका सॉल्व करके √50 आएगा। ए डी के लिए भी डी माइनस ए करना, तो ये आएगा आपका √50। तो चारों साइडें तो इक्वल आ रही है, बट हमने वेक्टर वाइज निकाली है, ना कि डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो वेक्टर समझ आ गया, ए बी वेक्टर वर्टेक्स की हेल्प से कैसे निकाले जाते हैं। अब आपको जब चारों साइड्स इक्वल दे दी, तो अगर चारों मैग्नीट्यूड इक्वल है या डिस्टेंस इक्वल है तो यानी या तो ये रोम्बस होगा या फिर स्क्वायर होगा। देखो ये एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है तो हमें इतना लंबा नहीं करना है, बट मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। वैसे तो एमसीक्यूज आपके आधे घंटे में हो जाने चाहिए, बट मैं ये समझा रही हूँ तो इसलिए मुझे टाइम लगेगा, समझाते वक्त टाइम लगता है, बट जब हम करते हैं तो जल्दी जल्दी हो जाता है। अगर हमें आता होता है तो हम थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी स्टेप्स करते हैं। ठीक है, तो ये रोम्बस और स्क्वायर दोनों हो सकते हैं। तो इसके लिए मुझे एक और देखना पड़ेगा, अगर स्क्वायर है अगर ये, तो इनके बीच का एंगल, दो साइड्स का बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर 90 एंगल नहीं आया तो वो फिर रोम्बस हो जाएगा। तो यानी कि मुझे ना कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो मैंने 2 साइड्स ले ली, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ऐसे ऑर्डर में लगाना, ए बी सी डी, ऐसे ऐसे नहीं कि कहीं भी ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी डी ऐसे ऑर्डर होना चाहिए। तो ए बी, अगर मैं ए बी ले रही हूँ ऐसे, तो जहाँ पे ख़त्म किया दूसरा वाला वहीं से शुरू करना है, तो बी सी लेना पड़ता है। तो ए बी डॉट बी सी निकालूंगी, तो ए बी डॉट बी सी का डॉट क्या आता है, ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर साथ में कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा निकालना तो ये नीचे चले जाएंगे डॉट के, है ना, ये तो सबको पता होगा। अब ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर तो मैं बना सकती हूँ, मैंने बनाया भी था अभी, ए बी वैक्टर भी बनाया था ना, बी में से ए को माइनस करके और आई जे के दे के। तो ये मेरा ए बी वैक्टर आ गया, है ना, ये वाला पूरा 3 आई कैप, 4 जे कैप, 5 के कैप। सेम ऐसे बी सी वैक्टर बन जाएगा। बी सी के पॉइंट क्या आए थे, 5 4 5 3, तो 5 आई कैप, 4 जे कैप, 3 के कैप। वेक्टर बनाया, मैग्नीट्यूड नहीं लेना, वेक्टर बना दिया हमने इसका। इनके ए बी वेक्टर निकालने के लिए बी में से ए वाले माइनस किए हैं, फिर आई जे के लगाया। बी सी के लिए सी में से बी वाले माइनस किया और फिर आई जे के लगाया। तो ये वेक्टर बन जाएंगे। अब वेक्टर को तो ऊपर लिखना है डॉट में, एंड इनके फिर मैग्नीट्यूड जो होंगे वो नीचे लिखने हैं ताकि कॉस थीटा आ जाए। ठीक है, तो ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर जब बन जाए तो डॉट निकालना तो सबको आता ही है, ऊपर डॉट करना है। तो डॉट के लिए हम स्केलर आई के स्केलर को आई के साथ करेंगे, 3 को 5 से इंटू, फिर जे वाले को जे वाले से 4 × 4, के वाले को के वाले से 5 × 3,
ठीक है, और बीच में प्लस लगा देते हैं। ऐसे करके हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल ही लिया था, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 50 आया था रूट। इसका भी इतना ही आया था रूट 50 दो बार मल्टीप्लाई तो एक बार 50 आ जाता है, और इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना। तो ये आ गया आपका 46/50। क्या कॉस थीटा क्या 90 आ रहा है? अगर कॉस थीटा आपका 90 कब आता, कॉस थीटा 90 जब ये वैल्यू मतलब थीटा 90 कब आता, थीटा 90 कब आता, कॉस थीटा नहीं, थीटा 90 कब आता, जब ये वैल्यू आपकी कितनी होती, 0 आती है ना। ये अगर 0 आ जाता तो कॉस थीटा कब 0 होता है, कॉस 90 पे। तो सबको पता है ना, अगर ये 0 आता तब तो कॉस थीटा कॉस 90 होता और थीटा कितना हो जाता, 90 हो जाता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, ये वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो यानी थीटा 90 नहीं आ रहा है। अगर थीटा 90 नहीं है तो ये फिर स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या होगा, रोम्बस होगा। तो इतना लंबा नहीं करना हमको, हमें सिर्फ सिंपली जल्दी जल्दी क्या बनाने हैं, इनके डायरेक्शन, इनके ए बी मैग्नीट्यूड निकालने हैं, ABBCCDED वो वेक्टर की हेल्प से निकालने होते हैं। तो वो हमें पता ही चल जाएगा कि सबका सेम ही आ रहा है। और फिर हम बस ये चेक करेंगे कि ये रोम्बस है कि स्क्वायर है। तो इसके लिए हमें इसका कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। तो कॉस थीटा क्योंकि 90 नहीं आ रहा है, 90 कब आता, जब ये वैल्यू 0 आती। तो कॉस थीटा 0 यानी कि 0 कब होता, कॉस 90 भी, तो थीटा तब 90 होता। तो कॉस थीटा अगर 0 आता तो एंगल कितना होता, 90 होता। बट ये 90 नहीं है, इसलिए ये रोम्बस है। तो यानी कि एजर्शन तो आपका फॉल्स है, नहीं एजर्शन तो ठीक है, रोम्बस ही तो बोल रहा है, तो यस ये रोम्बस ही आ रहा है। तो एजर्शन ट्रू है आपका। और रीज़न क्या दिया है, ABCD रोम्बस है अगर ये चारों साइडों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायगोनल नॉट इक्वल है। यस ट्रू है कि चारों साइडों तो इक्वल होंगी बट डायगोनल नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, आप डायगोनल वाला तरीका भी लगा सकते थे। AC और BD पे भी आप ऐसे जैसे मैंने ABBCCDED निकाले हैं ना, तो आप AC भी निकाल सकते थे। AC के लिए आप AC जब निकालते हैं AC वेक्टर, तो C में से A वाले माइनस करते और फिर बाद में उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते। ऐसे BD वेक्टर पहले BD पॉइंट निकालते, D में से B को माइनस करके, और फिर उनका वेक्टर बनाते और फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालते। अगर ये नॉट इक्वल आ रहे होते तो वो रोम्बस नहीं होता। तो ऐसा भी तरीका है। अदरवाइज़ रोम्बस को चेक करने के लिए मैंने एंगल निकाल लिया, तो एंगल से भी हमें दिख रहा है कि 90 नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है। तो यानी दोनों ही ठीक है, ये रोम्बस है, येस ट्रू है। रीज़न भी ठीक ही बता रहा है कि रोम्बस तब होता है जब चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल नॉट इक्वल हो। तो एक्चुअल में एजर्शन भी आपका ट्रू है, रीज़न भी आपका ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। क्योंकि एक्सप्लेन ही तो कर रहा है रोम्बस क्यों है ऊपर वाला, क्योंकि ये ऑप्शंस ये वाला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इट मीन्स एजर्शन रीज़न ट्रू भी है और रीज़न भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो A ऑप्शन इसका आंसर है। तो सेकेंड वाला एजर्शन रीज़न का आंसर क्या होगा, A ऑप्शन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल चुके हैं। सेक्शन B हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। एंड प्लीज़ इसको चेक कीजिए अच्छी तरीके से, आपके आंसर कितने मैच कर रही है मुझे बताइए। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अगर नहीं किया है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए एंड शेयर कीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। और सेक्शन B के वीडियोस को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, तो क्वेश्चंस करने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है एंड वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना वीडियो को।